नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम मई 2020 के ज्योग्राफी से जुड़े हुए जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको देखेंगे। आशा करता हूं आपको जो मेरे पुराने करंट अफेयर्स हैं मई मंथ के वो पसंद आ रहे होंगे। चलते हैं आज के वाले पहली न्यूज़ पे। तो मॉनसून साइक्लोन्स कैन बी प्रिडिक्टेड मोर एक्यूरेटली नाउ। ये न्यूज़ ये बता रही है कि अब हम जो मॉनसून है हमारा, या जो चक्रवात या तूफान उठते हैं बे ऑफ बंगाल में, उनको हम उनका अनुमान अब और भी ज़्यादा सटीकता से लगा पाएंगे। इसके लिए भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें भारत की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस की टीम थी और यूके की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंगिला। इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया और इसमें अभी तक आए हुए जितने भी तूफ़ान हैं बंगाल की खाड़ी में उनको पढ़ा गया, उनको समझा गया, और मानसून का जो भी रुख रहा है अभी तक, किस तरह मानसून आया है, कब पहुंचा है और कितनी उसने रेनफॉल की है, उसको देखकर इन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। और जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब बे ऑफ बंगाल से उठने वाला किसी भी तरह का तूफ़ान, साइक्लोन या जो मानसून है उसको हम और भी ज़्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका नाम है बॉबल। बॉबल का फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमारे देश का मंत्रालय जो है अर्थ साइंसेस का और यूनाइटेड किंगडम की नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल, इन दोनों ने साथ मिलकर काम किया और इन्हीं के अधीन हमने जो दो संस्थाओं का नाम लिया है, IISc बेंगलुरु और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंगिला, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इनका साथ देने के लिए भारत की तरफ से भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस थे और यूपी की तरफ से भी कई सारे इंस्टीट्यूशन ने इस एक्सपेरिमेंट में इनका साथ दिया। बस सारा जो कवायद है, कोशिश है, यही है कि बे ऑफ बंगाल से उठने वाला किसी भी तरह का साइक्लोन या मानसून जो है उसको हम और भी ज़्यादा सटीकता से उसका अनुमान लगा पाए, क्योंकि ये हमारे जान माल दोनों के लिए अच्छा होगा और साथ में किसान और खेती एग्रीकल्चर के लिए भी बढ़िया है। अगली न्यूज़ में चलते हैं। ये अटल टनल के बारे में, अटल सुरंग के बारे में। तो अभी पूरे देश में लॉकडाउन है और कोरोना वायरस की वजह से, और इस माहौल में रिकॉर्ड टाइम में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस सुरंग का निर्माण पूरा किया, इसलिए न्यूज़ बना है। अटल सुरंग आपको मिलेगी जब आप मनाली से लेह जाएंगे और रोहतांग पास में इस सुरंग का निर्माण किया गया है। रोहतांग पास अगर आपको मिलेगा पीर पंजाल रेंजर्स में, हिमाचल प्रदेश में। 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर। इस सुरंग के बनने के बाद मनाली और लेह के बीच में जो रास्ता है वो 46 किलोमीटर कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात, इस इलाके में जो लाहौल स्पीति वाले घाटी एरिया है उनको अब ऑल वेदर रोड से कनेक्टिविटी मिल गई है। अब किसी भी तरह की ख़राब मौसम, बर्फबारी में भी वो देश से कनेक्ट रहेंगे। तो ये जो पूरा काम किया है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और BRO किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। हमारे देश में जो बॉर्डर्स एरिया है, दूसरे देश की सीमा जहाँ पे लगती है, वहाँ पे किसी भी तरह का निर्माण करना है तो उसके लिए BRO ये काम उठाता है। अगली न्यूज़ में चलते हैं। इंडिया और चाइना की जो आर्मी है उनके बीच इसमें क्लैशेस देखने को मिला। सिक्किम और लद्दाख वाले एरिया में अभी भी चल ही रहा है। स्टैंड ऑफ है, मतलब ऐसी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन फिर भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। अभी कल ही न्यूज़ आई कि भारत और चाइना ने अपनी सेनाएं जो हैं वो 1 से 2 किलोमीटर पीछे कर ली हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा नहीं है कि हम मान सकें कि पीस हो गया है। तो अब मेन बात यह है कि इस न्यूज़ में हमें उठाना क्या है। तो इस न्यूज़ में हमें 2 पॉइंट के बारे में ध्यान देना है। एक तो है पैंगोंग सो लेक और दूसरा है नाकुला सेक्टर के बारे में। यहाँ पे भारत और चीन की जो सेनाएं हैं आमने सामने हुई हैं। तो नाकुला दर्रे की बात करते हैं, सिक्किम में पड़ता है और 5000 मीटर की ऊंचाई पे है। इसी से जुड़ता हुआ एक और नाम है, उसका नाम है नाथुला दर्रा। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि नाथुला जो दर्रा है, नाथुला पास है, वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है। दूसरी जो लेक के बारे में बात हुई है इसका नाम है पैंगोंग सो लेक, और ये जो लेक है
इसका 1/3 हिस्सा, 1/3 जो हिस्सा है वो भारत के पास है और 2/3 जो हिस्सा है वो चाइना के पास है। और इस लेक में 9 फिंगर्स है और 9 फिंगर्स वाला जो एरिया है उसमें से 4 फिंगर्स तक हमारा एरिया था और उसके बाद चाइना का एरिया था, लेकिन चाइना 3 फिंगर्स तक आ गया है। फिंगर्स क्या है, ये सेटेलाइट से आप देखें तो इस जो झील है इसके किनारे जो पहाड़ है, हिमालयन रेंजेस है, उसमें पहाड़ों की चोटियाँ जो हैं वो ऐसी लगती हैं जैसी अपने जो मुक्के में बनी हुई फिंगर्स हैं उसके जैसे। तो उसी में थोड़ा क्लैश चल रहा है और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है कि इंडिया चाइना की सेना आमने सामने आई है। 2017 में हमने देखा कि डोकलाम जो प्लेटू था, ये ट्राई जंक्शन था भारत, भूटान और नेपाल, चाइना के बीच में। तो यहाँ भी ऐसा हमने स्टैंड ऑफ देखा था, ये लगभग 5 महीने स्टैंड ऑफ चला था। और भारत और चाइना के बीच में जो लैंड बॉर्डर है वो 1488 किलोमीटर लंबी है और बांग्लादेश के बाद दूसरी लंबी सीमा भारत चीन के साथ ही लगाता है। और भारत और चीन के बीच में जो रेखा काम करती है, बाउंड्री लाइन, उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो हम भारत और पाकिस्तान के बीच में मानते हैं, वो भी कश्मीर वाले एरिया में। अगली न्यूज़ में चलते हैं। रिवर नीला के बारे में बात की गई है, तो रिवर नीला को लेकर एक वेबिनार आयोजित हुआ, इसका नाम था देखो अपना देश, और इसमें थीम थी कि एक्सप्लोरिंग रिवर नीला। तो रिवर नीला के बारे में जान लेते हैं। ये केरला की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसे भरतपुझा भी कहा जाता है, मतलब भारत की नदी। तो केरला की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी। रिवर नीला जो है वो तमिलनाडु के अन्नामलाई क्षेत्र में थिरुमूर्ति पहाड़ी से निकलती है और ये तमिलनाडु और केरला दोनों को पानी प्रोवाइड कराती है। केरला के मल्लापुरम, त्रिशूर और पलक्कड़ ज़िले और तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर ज़िलों को ये पानी प्रोवाइड कराती है, मतलब यहाँ की लाइफ लाइन है। और जो पलक्कड़ घाट है जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट, उनके एडजॉइनिंग या उनके उधर से ही क्रॉस करती है नदी। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उनका नाम है करनादी पूजा, जिसका दूसरा नाम है चित्तूर पूजा, कलपथी पूजा, इसका दूसरा नाम है कोरा पूजा, और गायत्री पूजा और थुथु पूजा। यहाँ पे जो पूजा शब्द आता है ये मलयाली शब्द और इसका अर्थ होता है नदी। तो ये कुछ 4 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं नीला रिवर की। अगली न्यूज़ में चलते हैं। बाल्टिक ट्रैवल बबल के बारे में बताया गया है। तो बाल्टिक ट्रैवल बबल 3 देशों ने ये आइडिया सोचा है और ये 3 देश जो हैं ये बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं। इनका नाम है लातविया, लिथुआनिया और एस्तोनिया। अब ये रहा है, ये आप मैप में देखिए इनको, एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्तोनिया की राजधानी तालिन है, लातविया की रीगा है और लिथुआनिया की विल्नियस है। इनके आप बॉर्डर देख सकते हैं, बेलारूस से लग रही है, रशिया से लग रही है। और इधर आप देखिए तो पूरा समंदर है, ये जो बाल्टिक सी है यहाँ पे, यहीं पे आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड मिलेगा, ऊपर फिनलैंड है यहाँ पे। तो अभी जो पूरा जो विश्व है वो लॉकडाउन फेस कर रहा है कोविड-19 की वजह से। तो ये 3 देशों ने आपस में सोचा कि हमारे देश में केसेस कम है और अगर एहतियात बरते तो हम इन 3 देशों में जो बॉर्डर है उसको खोल सकते हैं। बॉर्डर खोलने का मतलब है जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनको रिज्यूम कर सकते हैं। और इसीलिए इन तीनों ने एक तरह का एग्रीमेंट, ये आइडिया सोचा है कि हम तीनों आपस में तो कम से कम जो फ़्लाइट्स हैं उनको रिज्यूम करें, जिससे जो ट्रेड है और जो एजुकेशन है उस पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। इसी को नाम दिया गया बाल्टिक बबल। और पोलैंड और फिनलैंड ने भी अप्रोच किया कि आप भी हमें इस बाल्टिक बबल में रख लीजिए, क्योंकि पोलैंड आप देखिए नीचे है और फिनलैंड ऊपर है। तो ऐसा ये प्रपोज़ल आया है और इसमें कहा भी गया कि जो भी व्यक्ति एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करेगा उसे सेल्फ आइसोलेशन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अब बाल्टिक कंट्रीज़ के बारे में बात करें, इनको बाल्टिक कंट्रीज है, बाल्टिक नेशन इसलिए कहते हैं कि ये बाल्टिक यहाँ पे जो सी है उसके पूर्व में या ईस्ट में स्थित है। साथ में 2004 में ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन गए थे और 2007 में ये लोग यूरोपियन शेंजन फ्री ट्रैवल एरिया के भी मेंबर बन गए। 1991 से पहले ये यूएसएसआर के अंतर्गत आते थे। जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ तो ये 3 देश मिले और काफ़ी प्रॉस्परस देश हैं, काफ़ी समृद्ध देश हैं ये। अगली न्यूज़ चलते हैं। साइक्लोन अम्फन के बारे में बात की गई है। ये बे ऑफ बंगाल में उठा था अम्फन, और जो हमारा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विभाग, उसने इसको
सुपर साइक्लोन कैटेगरी में रखा था और इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। अब ये तूफान आके चला गया, तबाही जो मचाई थी मचा दी इसने। अब बात कर लेते हैं कि इस सुपर साइक्लोन के बारे में और ऑरेंज अलर्ट के बारे में। तो बे ऑफ बंगाल में 1990 के बाद से ये तीसरा सुपर साइक्लोन उठा है और हमने सबसे पहले न्यूज़ में देखा ही था कि हमने बॉबल नाम से एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है कि अब जो बे ऑफ बंगाल में उठने वाला जो साइक्लोन है या जो मानसूनी हवाएं उनको हम और ज़्यादा प्रेडिक्ट कर पाएँ अच्छी तरह से। तो अब कोई तूफान उठेगा तो बॉबल की वजह से हम और ज़्यादा अच्छी कंडीशन में रहेंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जुटाने में। आंध्र प्रदेश में 1990 के बाद ये आया हुआ पहला सुपर साइक्लोन है और बांग्लादेश में तो सुपर साइक्लोन ये दूसरा है 1990 के बाद आया हुआ। तो जो हमारा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, वो किसी भी तूफान के उठने पे अलग अलग तरह की को अलर्ट जारी करता है। ये आईफोन जो साइक्लोन अम्फन था उसकी सैटेलाइट इमेज है कि कितना तेज़ी से ये तूफान उठा था बे ऑफ बंगाल और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ। तो आईएमडी अलग अलग कलर कोड की वार्निंग जारी करता है। ग्रीन कलर कोड का मतलब होता है कि कोई वार्निंग नहीं है, सब कुछ बेहतर चल रहा है। येलो अगर कोड जारी करता है वो, इसका मतलब है अपडेट रहने की ज़रूरत है, जो मौसम है वो कई दिनों तक ख़राब रह सकता है। और ये भी कहा जाता है कि मौसम की वजह से आपके रोज़मर्रा के काम में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट बस रही है, आप येलो अलर्ट जारी होता है। हमने देखा है कि अम्फन में आईएमडी ने जारी किया था ऑरेंज अलर्ट और इसका मतलब होता है प्री प्रिपेयर्ड, तैयार की अवस्था में रहें आप, और एक्सट्रीमली बैड वेदर से आपको गुजरना पड़ सकता है। और कोशिश करिए कि जो भी निचले इलाके में लोग रहते हैं उनको इवैक्यूएट कीजिए और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने की तैयारी रखिए, क्योंकि बहुत दिनों तक बैड वेदर रह सकता है। और चौथा जो अलर्ट है उसे रेड अलर्ट कहते हैं, उसका मतलब है टेक एक्शन, और ये तब जारी किया जाता है जब बहुत ही ज़्यादा ख़राब वेदर कंडीशंस रहेंगी और ये आपके जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। और इसमें कहा जाता है कि जो लोग हैं वो अपनी फैमिलीज़ को संभालने के लिए लोकल अथॉरिटीज़ और जो डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम है उनकी जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करें। तो ये अम्फन का मूवमेंट था, अम्फन बे ऑफ बंगाल में उठा था और ये उड़ीसा वेस्ट बंगाल को हिट करते हुए बांग्लादेश किया था। जब ये तूफान उठा था तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी कोलकाता, वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पानी से डूब गया था पूरा। अगली न्यूज़ में चलते हैं, आईएमडी वेदर सर्विसेज थ्रू उमंग मोबाइल ऐप। तो उमंग मोबाइल ऐप सरकारी ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसमें आईएमडी ने अपने आप को कोलैबोरेट कर लिया। मतलब आप इस ऐप को जब डाउनलोड करेंगे तो आपको आईएमडी से जुड़ा हुआ एक पोर्टल मिल जाएगा और आप उसमें आईएमडी से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। उमंग ऐप जो है उसको बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी ने। इस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है न्यू ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट, उसने इस ऐप को डिज़ाइन किया था। और इस ऐप में जो आईएमडी आपको, आप जिस शहर में रह रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वहाँ का वेदर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, विंड स्पीड कैसी है, साथ में देश के लगभग 150 बड़े शहरों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ से आपके शहर का रेनफॉल पैटर्न क्या रहेगा, और भी किसी तरह का तूफान आ रहा तो वार्निंग जो है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कोई साइक्लोन उठ रहा है तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं उमंग ऐप के बारे में। तो उमंग ऐप का पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। 2017 में इसको बनाया गया था और जैसे कि मैंने बताया कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न है मिटी के अंदर, इसने इसको डेवलप किया था और बहुत बढ़िया ऐप है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी सर्विसेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे कई भाषाओं में कई सर्विसेज के साथ और सिक्योर यूनिफाइड प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगी। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात कर ले तो इसका हेडक्वार्टर जैसे मैं बताया नई दिल्ली में है और इसके पास 100 से भी अधिक ऑब्जर्वेशन स्टेशंस हैं जो कि भारत में भी हैं और अंटार्कटिका में भी है। और विश्व जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स में भारत का भी आईएमडी आता है। और इसका मुख्य काम ये है कि आपको मलक्का स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन रीजन में किसी भी तरह के उठने वाले जो साइक्लोन है उसकी फोरकास्टिंग करनी है, उसका नाम देना है और जो वार्निंग्स अलर्ट देना है, और साथ में
देश के अंदर तो जो मौसम से जुड़ी हुई हर एक जानकारी के लिए सोलर अथॉरिटी आप ही हैं, आप ही बताएंगे कि मौसम कैसा रहेगा, रेनफॉल कैसा रहेगा, मानसून कैसा रहेगा। तो दोस्तों ये रहा मई 2020 के ज्योग्राफी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।